हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, और मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पर डिबेट करेंगे। इसमें जब भी कोई डिबेट होती है तो उसमें कोई येस या नो का आंसर नहीं होता है, उसमें इतनी स्पेस होती है कि हम उसमें विवाद कर सकें, उस पर बहस कर सकें। तो ये एक ऐसा ही टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या ये रॉन्ग डिप्लोमेसी है? भारत की जो विदेशी रणनीति है, विदेशी नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, क्या ये एक एरर है? तो आइए जानेंगे इसमें। और क्या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? तो इस पे पूरा हम इतिहास देखेंगे। काफ़ी सारी मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं, एक इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में मैं वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग, एम ए फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड जीके। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और आगे बढ़ूं, सबसे ज़रूरी चीज़ है बेसिक्स पहले जानना कि इंडस नदी कहाँ पर बहती है और इसके बारे में जानना। इंडस नदी बहुत बड़ी नदी है। इनफैक्ट गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों से बड़ी है। इंडस नदी की जो लंबाई है लगभग 3100 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है। तो इंडस नदी यानी सिंधु नदी, हिंदी में इसे बोलते हैं सिंधु नदी, 3100 किलोमीटर लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हालांकि एशिया की सबसे लंबी नदी ये नहीं है। एशिया की सबसे लंबी नदी चाइना के पास है, जिसे बोलते हैं यांगजी रिवर। यांगजी रिवर ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडस नदी कहाँ से कहाँ बहती है। इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। चाइना, ये भारत, भारत के पूर्व में चाइना और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। ये है तिब्बत, और तिब्बत चाइना का हिस्सा है। चाइना ने कब्जा कर रखा है तिब्बत के ऊपर, इसलिए हम तिब्बत को चाइना का पार्ट ही मानेंगे। तिब्बत के अंदर ये मशहूर पहाड़ हैं, बहुत ही फेमस, इन्हें कहते हैं कैलाश के पहाड़, कैलाश पर्वत या कैलाश माउंटेन। हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनमें इनको भगवान शिव का घर बताया गया है। और कैलाश के जो पहाड़ हैं, इनके पास एक बहुत ही पॉपुलर खूबसूरत तालाब है, इसे कहते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है सिंधु नदी। यहाँ से ये निकल के भारत आती है, ऊपर की तरफ जाती है यानी नॉर्थ की तरफ बहती है, फिर भारत आती है। भारत में पहले ये इस एरिया में जाती है जिसको बोलते हैं लद्दाख। ये सब ट्रांस हिमालयाज़ हैं। ट्रांस हिमालयाज़ मतलब ये हिमालयाज़ के पहाड़ हैं, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये हिमालयाज़ के ऊपर हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़। तो ये लद्दाख हो, चाहे कैलाश माउंटेन्स हों, चाहे काराकोरम के पहाड़ हों, ये सब ट्रांस हिमालयाज़ के अंदर आते हैं। अब ये लद्दाख के अंदर जाती है नदी, फिर ये ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, यहाँ पर गिलगिट बल्टिस्तान एरिया के अंदर जाती है। फिर यहाँ से अटोक के पहाड़ों से निकल के नीचे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके गिर जाती है अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी, कराची के पास गिर जाती है। ये कराची शहर है, यहाँ कराची एक तट पर है और पोर्टल टाउन है पाकिस्तान का, इसके पास गिर जाती है अरब सागर के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, कैलाश मानसरोवर के पास से निकली, पश्चिम और उत्तर की तरफ गई, भारत में घुसी, भारत में लद्दाख के पहाड़ों में गई, लद्दाख को पूरा क्रॉस करके ऊपर गई गिलगिट बल्टिस्तान एरिया में, वहाँ से नीचे आकर पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके गिर गई अरब सागर में। ये है सिंधु नदी। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये ऊपर की तरफ गई वेस्ट, फिर ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ये गिलगिट बल्टिस्तान एरिया और फिर पाकिस्तान क्रॉस करके ये गिर गई अरब सागर में। और ये जो नदियां हैं, जो 5 नदियां मुख्य जो इनमें इसमें मिलती हैं, वैसे सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन ये 5 नदी मुख्य हैं। ये 5 नदी हैं और ये पांचों अलग अलग जगह से निकलती हैं, लेकिन सारी अल्टीमेटली पंजाब में आती हैं। इसलिए पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों का राज्य है। पंच मतलब 5। ये 5 नदी हैं, झेलम, छेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। मैं रिपीट करता हूँ, झेलम, छेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हैं 5 नदियाँ। और इंडस नदी, इंडस जो नदी है, ये सबसे ऊपर वाली इंडस नदी है, और ये हो गई 5, यानी टोटल इंडस बेसिन बनता है 6 नदियों से। सबसे ऊपर इंडस, फिर झेलम, छेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। इस डायग्राम में काफ़ी क्लियर है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, और ये इंडस नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडस। तो बस इसमें मैंने जो मैप है वो इम्पोज कर दिया है। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है।
सबसे ऊपर वाली झेलम, फिर ये सबसे जो बड़ी है छेनाब, और फिर ये सतलुज। सतलुज में पहले ये ब्यास मिल जाती है, यहाँ पे छोटी सी नदी है ब्यास, ये मिल जाती है सतलुज में, और सतलुज फिर मिल जाती है जाके इंडस में। यानी कि अल्टीमेटली जो ये पांचों नदियां हैं ये इंडस में ही जाके मिल जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के का वो एरिया जहाँ पर ये पांचों नदी जाके इंडस में मिलती हैं, इसे बोलते हैं मिथानकोट। मिथानकोट। तो ये टेक्स्ट है उसका। ये नदी तिब्बतन प्लेट्यू से निकली, कैलाश के पहाड़ों से निकली, कैलाश के पहाड़ों के पास कैलाश मानसरोवर के पास से निकली, फिर ये भारत आई, फिर ये ऊपर की तरफ गई, लद्दाख गई, फिर गई गिलगिट रीजन के अंदर। उसके बाद ये दक्षिण की तरफ जाने लगी, पूरा पाकिस्तान क्रॉस किया, और फिर कराची के पास गिर गई अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और ये दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी नदी है अगर एनुअल फ्लो के हिसाब से देखा जाए। इंडस जो नदी है उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। 5 मैंने आपको बताई, छेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। ये क्रम से हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे शाम, शौक, गिलगिट, काबुल, गोमाल, कुर्रम, जंस्कार। तो इन पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 मुख्य हैं। सिंधु जो नदी है, इंडस जिसे हिंदी में सिंधु कहते हैं, इसके किनारे हुई सिंधु घाटी सभ्यता, तभी हम उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इंडस नदी का जो बेसिन है वो कितना बड़ा है। इतना बड़ा, ये जो ब्राउन कलर का है ये पूरा बेसिन है, और यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो संस्कृति थी उस समय की, उसके टाउन थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एट्सेट्रा। इसीलिए इसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस नदी के किनारे ये सारे, इनमें से बहुत सारे जो साइट हैं वो सिंधु नदी के किनारे थे। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में एक ही मुख्य नदी है और वो है सिंधु। अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो फिर पाकिस्तान आज रेगिस्तान होता। इसीलिए पाकिस्तान में कृषि के लिए, इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी। और पाकिस्तान में जो जो हाइड्रो पावर बनती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी। तो पाकिस्तान और जो भारत हैं, इनके बीच में जब बंटवारा हुआ, जब ये 2 देश बने, जब पाकिस्तान बना, उसके बाद तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेके विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इंडस बेसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन इंडस भारत से होकर पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान के मन में ये शंका थी कहीं भारत पानी देने से मना ना कर दे, या भारत कुछ ऐसा ना करे जिससे हमारी जो वाटर सप्लाई है वो कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर करता है सिर्फ इंडस नदी के ऊपर। तो आइए देखते हैं ये डिस्प्यूट, ये जो झगड़ा हुआ, ये कहाँ शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और इस पर क्या ट्रीटी साइन हुई। तो जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि ये नदी भारत से होकर फिर पाकिस्तान जाती है। तो अगर इस पे भारत बड़े बड़े डैम बना ले, बांध बना ले और सारा पानी रोक ले तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। दूसरा एक खतरा ये था, पाकिस्तान को डर ये था कहीं भारत इस नदी का जो बहाव है उसको मोड़ ना दे। बहाव मोड़ जाएगा तो पाकिस्तान में पानी कम जाएगा। और दोनों देशों के बीच में मिसट्रस्ट था, दोनों के बीच में जो भरोसा था वो नहीं था, एक दूसरे के प्रति सस्पिशन था। दोनों के बीच में जब इस नदी को लेकर हॉस्टाइल रिलेशंस हो गए, रिलेशन ख़राब होने शुरू हुए, तो बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए, यानी मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए वर्ल्ड बैंक बीच में आया। वर्ल्ड बैंक का उस वक्त नाम था IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले 1951 के अंदर वर्ल्ड जो उस वक्त टेनेसीए वैली अथॉरिटी के चेयरमैन थे डेविड लिनेथल, वो भारत और पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया। जो मिस्टर डेविड लिनेथल थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि इंडस बेसिन को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और दोनों देश मिलके उसको एक सिंगल यूनिट की तरह किस तरह डेवलप कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो 1952 से दोनों देशों के बीच में मीडिएशन स्टार्ट कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने का प्रयोजन दिया। हालांकि पाकिस्तान कन्विंस नहीं था, 1958 तक पाकिस्तान इसे टालता रहा, रिफ्यूज़ करता रहा, लेकिन फाइनली 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई। इसीलिए इसे इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 कहा जाता है। तो ये है वो ऐतिहासिक फ़ोटो, इसमें ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई। ये जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, दोनों ने साइन की इंडस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई। ये ट्रीटी थी क्या? अब इसमें क्या डिसाइड हुआ? मैंने आपको बताया कि इंडस बहती है ऐसे,
तिब्बत से निकल के भारत आके और पाकिस्तान में फिर अरब सागर में जाती है, और 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ हैं मुख्य जो इंडस में मिल जाती हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि जो ऊपर की ये 2 नदियाँ और मुख्य सिंधु नदी, यानी ऊपर की 3, ये 3 ये पाकिस्तान यूज़ करेगा, और नीचे वाली 3 यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज ये भारत यूज़ करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जो नीचे वाली 3 नदियाँ हैं वो भारत यूज़ करेगा, और ऊपर वाली 3 नदियाँ वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। यानी भारत को अगर कोई बांध बनाना है, भारत को अगर कोई डैम बनाना है, तो सिर्फ नीचे वाली 3 नदियों पर बना सकता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, भारत ऊपर वाली 3 नदियाँ भी कुछ हद तक यूज़ कर सकता है, वो कंडीशंस मेंशन थी, पर यहाँ मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जो फोटो है ये मैं हमारे जो वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चिलानी जी के सौजन्य से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक वर्चुअल लाइन आप मान सकते हैं, ये वाली जो लाइन है, तो ये रावी, ब्यास और सतलुज ये भारत के हिस्से में, और इसके ऊपर चेनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान के हिस्से में। सो जैसा मैंने बताया, रावी, ब्यास और सतलुज, आप इसको फॉर्मूला बना के याद रख सकते हैं, RBS यानी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब कुछ भी आप अपना बना सकते हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या RBS भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज, ये दोनों भारत को अलॉट हुई, और साथ में 10 साल का समय दिया गया, जिसमें पाकिस्तान रावी, सतलुज और ब्यास का पानी यूज़ कर सकता था। पाकिस्तान को परमिशन दी गई थी, और भारत को भी ऐसी हिदायत दी गई थी कि वो पाकिस्तान को पानी यूज़ करने से ना रोके, क्योंकि पाकिस्तान में कनाल सिस्टम डेवलप नहीं था। तो जब तक पाकिस्तान अगले 10 सालों में कनाल सिस्टम डेवलप करके ऊपर की 3 नदियों का पानी यूज़ कर सकता था, भारत को थोड़ी सी उदारता दिखाने के लिए कहा गया था। तो ट्रांजिशन पीरियड था 10 साल का। सो इसमें ये काफ़ी क्लियर है, झेलम, चेनाब ये ऑरेंज में है, और फिर ये दोनों मिलके ये रेड में हो जाती हैं, झेलम और चेनाब आपस में मिल जाती हैं। रावी ये येलो वाली है, और ये ब्यास छोटी सी नदी है, और फिर ये सतलुज में मिल जाती है, और फिर ये अल्टीमेटली सारी मिल जाती हैं पाकिस्तान में मिठानकोट के अंदर। पाकिस्तान के हिस्से में 3 नदियां आई, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी, खुद पूरी सिंधु नदी। और पाकिस्तान को क्योंकि 3 नदियों का नुकसान हुआ, नीचे वाली जो 3 नदियां थी उनका नुकसान हुआ, इसीलिए पाकिस्तान को मुआवजा दे दिया गया, आर्थिक मुआवजा, फाइनेंशियल कंपनसेशन दे दिया गया, वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन। 31 मार्च 1970 यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी उसके 10 साल बाद, हालांकि जो ऑफिशियली जो डील साइन हुई थी वो 19 सितंबर को हुई थी 1960 को, लेकिन वो इन इफेक्ट आ चुकी थी ऑलरेडी 1 अप्रैल 1960। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका था, 1 अप्रैल 1960 से ही उसको लागू करना शुरू हो गया था। हालांकि जो ऑफिशियल सिग्नेचर हुए थे वो 19 सितंबर 1960 को हुए थे, यानी कि 10 साल बाद, यानी 31 मार्च 1970 को भारत को पूरी तरह से अधिकार मिल गए जो 3 नदियां हैं RBS उनको यूज़ करने के। और इसको पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर कहा जाता है रादर देन शेयरिंग ऑफ द वाटर। इसका क्या मतलब है कि हमने ये जो नदियों का पानी है इसका पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कर दिया क्योंकि इसमें इस बात पे निर्भर नहीं करता था कि मौसम कैसा होगा, या अकाल के वक्त हमें ज़्यादा पानी देना है या कम देना है, नदी के बहाव, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंसिडर नहीं की गई। एक बिल्कुल मैकेनिकली नदियों का बंटवारा कर दिया गया। ये उस तरह की ट्रीटी नहीं है जैसी 1996 में हमने बांग्लादेश से एक नदी, गंगा नदी का बंटवारा जिसे शेयरिंग कहते हैं, वो साइन किया था। यानी उसमें यह भी लिखा गया था कि कम से कम भारत गंगा का कितना पानी बांग्लादेश को देगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई, इसमें सिर्फ एक फिजिकल बंटवारा कर दिया गया, इसलिए इसे बोलते हैं पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर, ना कि शेयरिंग ऑफ द रिवर। अब देखते हैं झगड़ा किस बात पर है। झगड़े होते रहते हैं क्योंकि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, हालांकि उसमें अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं भारत के ऊपर, लेकिन भारत उनका पानी यूज़ कर सकता है। हालांकि उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जब भी भारत ऊपर वाले 3 नदियों के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर ले जाता है और उन प्रोजेक्ट्स को डिले करने की कोशिश करता है। जैसे सबसे पहला द टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, वूलर बैरेज। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कश्मीर में वूलर नदी के ऊपर एक बैरेज लगाने का प्रपोजल था। इस बैरेज को लगाने से जो झेलम नदी है उसके अंदर पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे जब झेलम नदी के अंदर सूखा आता है उसमें भारत को थोड़ा सा आराम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई, पाकिस्तान इसे फिर से इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के अंदर ले गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाली 3 नदियाँ भारत बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन असलियत ये नहीं है।
और इस पर जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह से भारत के जो प्रोजेक्ट हैं वो एक के बाद डिले होते जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के अंदर न्यूट्रल थर्ड पार्टी में ले जाता है। सो पाकिस्तान ने इसको एक कमीशन को रेफ़र कर दिया और इंडस वाटर कमीशन को रेफ़र कर दिया, लेकिन इंडस वाटर कमीशन इसको नहीं सुलझा पाया। उसके बाद 13 राउंड्स हुए वूलर बैरेज को लेकर 1986 से 1991 में, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ और आज भी ये चल रहा है। 2001 में जब आगरा समिट हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ मिले, तो इसको लेके जो डिस्प्यूट था ये मेन मुद्दा रहा, लेकिन अभी तक कुछ भी अचीव नहीं हो पाया है। दूसरा जो डिस्प्यूट रहा वो रहा बगलीहार प्रोजेक्ट। बगलीहार प्रोजेक्ट डिस्प्यूट ये 1999 में हुआ, जब पाकिस्तान ने भारत को फिर से चैलेंज किया कि वो ये जो बगलीहार प्रोजेक्ट है ये नहीं बना सकता। तो बगलीहार प्रोजेक्ट ये थर्ड पार्टी ने इसको सेटल किया। पाकिस्तान ने कहा कि बगलीहार प्रोजेक्ट अगर इंडिया बनाएगा तो उससे उसको लॉस होगा। पाकिस्तान ने डिमांड किया कि उसको मुआवजा दिया जाए, लेकिन फाइनली ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया था और 2010 में ये जाके सॉल्व हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1999 से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ और 2010 तक चला, यानी लगभग 11 साल ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, जिससे भारत का जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया। भारत को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई। किशन गंगा प्रोजेक्ट एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम नदी। झेलम वही नदी है जो कश्मीर में बहती है। इसके किनारे श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो किशन गंगा नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट भारत ने बनाया, शुरू कर दिया। गुरेज एक स्थान है वहाँ पर। एक्चुअली ये एक बहुत डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट है। जनरली क्या होता है, हम नदी का पानी बांध में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे ऊंचाई से गिराते हैं, और ऊंचाई से जब गिराते हैं तो इसके द्वारा जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, वो बिजली बनाती है जब वो टरबाइन को हिलाती है। ऐसे बनता है हाइड्रो पावर। लेकिन किशन गंगा एक इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें हम एक बहुत बड़ा डैम बना दें और सारा नदी का पानी उसमें स्टोर कर दें और फिर ऊपर से गिराएं। ये एक रनिंग वाटर प्रोजेक्ट है, यानी इसमें जो नदी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, चलती हुई नदी में भी उतनी ताकत होती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी भी टरबाइन घुमाने के काम आ सकती है अगर उस पानी को एक स्टेप क्रिएट करके, थोड़ा सा एक स्टेप क्रिएट करके गिराया जाए, तो उससे भी, रनिंग वाटर से भी बिजली बनाई जा सकती है। और ये प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ उठाया। और वो इसलिए क्योंकि किशन गंगा नदी भी पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में इसको बोलते हैं नीलम नदी। नीलम नदी। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारी नीलम नदी का पानी कम हो रहा है, आप किशन गंगा नदी के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं इससे हमारा नीलम नदी में पानी कम हो रहा है और हम इसके ऊपर 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इससे पाकिस्तान ने कहा कि हमें 150 मेगावाट का नुकसान होगा और 15% पानी पाकिस्तान के अंदर कम आएगा किशन गंगा नदी का। ये भी मामला अंतर्राष्ट्रीय पैनल में चल रहा है और इस पर भी सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, डिसीजन नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत सख्त डिसीजन नहीं हो पाया है, लेकिन एक रूलिंग आई थी इसमें। वो रूलिंग ये थी कि भारत को परमिशन मिल गई कि वो किशन गंगा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी, 9 क्यूमेक पानी पाकिस्तान को मिनिमम दें। पाकिस्तान ने 100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का पानी मांगा था अपनी कल्टीवेशन इरिगेशन के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का पानी भारत को इतना इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के पास जाए। अगर वो ये कर पाता है तो ये प्रोजेक्ट वो बना सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? एक तो क्लाइमेट के हिसाब से ये कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेता है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा नदी को लेकर ट्रीटी है उसमें यह बताया गया है कि अगर बांग्लादेश में सूखा पड़ जाए तो भारत को पानी देना पड़ेगा और ज़्यादा, और इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं। यानी कि अगर मान लीजिए नीचे वाली 3 नदियां कल को सूख जाती हैं या कुछ हो जाता है तो फिर ऊपर वाली 3 क्या भारत यूज़ कर सकता है? यानी इस तरह के कोई क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं कंसिडर किए गए हैं। दूसरा, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ, डिफॉरेस्टेशन, ये सब पैरामीटर्स भी कंसिडर नहीं किए गए हैं। तीसरा, कौन सा कंट्री कितने बांध बना सकता है, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यानी भारत कितने भी बांध बना सकता है या पाकिस्तान अपने तरफ का जो इंडस का हिस्सा है उसमें कितने भी बांध बना सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें डिप्लोमेटिक एरर क्या है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी समझ ली है, इसको अच्छे से समझ लिया है। अब ये जानना जरूरी है कि भारत को क्या करना चाहिए। आज के माहौल में जो ये इतना गरमाया हुआ मुद्दा है ये क्यों है, और इस पर बार बार जो ये चर्चा का मुद्दा क्यों बना हुआ है, और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो पूर्व रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी हैं, वो इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। भारत हमेशा से बहुत उदार रहा है, बहुत दयालु रहा है। अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर एग्रेसिव, असर्टिव नहीं रहा है।
तो भारत में जैसे ज़मीन को लेके बहुत जनरस रहा है, जैसे भारत हमेशा से बहुत ज़्यादा शांति पसंद रहा है, कभी भी दूसरे देश से कभी भी किसी किस्म के जो झगड़े हैं वो भारत नहीं चाहता। जैसे ज़मीन की कुछ बात करता हूँ, जब भारत ने बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई, बहुत ज़्यादा दया दिखाई, जैसे बर्मीज सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और काबू वैली जो 1953 थी, इसमें भारत ने बर्मीज सॉवरेनिटी को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। भारत ने जो तिब्बत के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स हैं उनको सरेंडर कर दिया 1954 में। भारत ने 1965 के युद्ध के बाद हाजी पीर का जो दर्रा था, हाजी पीर पास, वो पाकिस्तान को आसानी से दे दिया। भारत ने 1971 के बाद जो टेरिटोरियल गेन्स थे, यानी जो शत्रु के जो ज़मीन हमने दबोची थी वो भी आसानी से वापस कर दी, लौटा दी। इतना ही नहीं, साथ में 93,000 जो कैदी भी हमने अपनी जेलों में भरे थे शत्रु के, वो भी आसानी से छोड़ दिए। तो भारत बहुत ज़्यादा उदार रहा है हमेशा से, खासकर लैंड को लेकर और वाटर को लेकर, और मैं आगे बताऊंगा इससे हमें नुकसान क्या होता है। सबसे बड़ा नुकसान देखिए इंडस वाटर ट्रीटी का, 6 नदियों का पानी अगर मैं मिला दूं तो उसका, यानी ऊपर की 3 नदियां, अब इनमें सबसे बड़ी तो सिंधु नदी है और बाकी रिलेटिवली बहुत छोटी हैं, यानी ऊपर की 3 नदियों में जो पानी है उसका लगभग टोटल, यानी 6 नदियों का जो पानी है 80% पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नीचे की 3 नदियां हैं वो भी पाकिस्तान ही जाती हैं, वो सिंधु नदी में ही मिलती हैं। टोटल पानी जो एग्रीगेट वाटर है उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है और भारत को मिलता है सिर्फ 19.48%। जबकि तब जब भारत से होके नदी जाती है, हमेशा ऐसा देखा जाता है जो अपस्ट्रीम कंट्री होता है, जैसे नदी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो जो ऊपर वाला कंट्री होता है दैट कंट्री कॉल्स द शॉट्स, यानी वो कंट्री अपनी चलाता है। जैसे चाइना, इसको मैं चाइना से कंपेयर करता हूँ। चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिन पे बांध बना बना के उनका पानी रोक देता है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने बहुत सारे डैम बनाए हैं, इससे और ब्रह्मपुत्रा चाइना से निकलती है और भारत आती है, तो चाइना ऊपर वाला कंट्री है, भारत नीचे वाला है, लेकिन चाइना बांध बना बना के पानी रोक लेता है, और एक बार भी चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो नीचे वाले कंट्री हैं जैसे इंडिया, उनको उनकी जो सप्लाई है, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और भारत अपना 1/3 पानी तिब्बतन प्लेट्यू से लेता है। ये यूएन डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा भारत निर्भर करता है तिब्बत से आने वाले पानी के ऊपर, जो स्वच्छ पानी है उसके ऊपर। लेकिन चाइना अब उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ ब्रह्मपुत्रा पर ही नहीं, चाइना अरुण नदी पर, सतलुज पर, इंडस पर, इटसिज पर, इली पर, अमूर पर, मैकोंग, सल्वीन, इन सब नदियों पर एक के बाद एक बांध बनाए जा रहा है। अपस्ट्रीम नदियां हैं, चाइना से निकलती हैं और दूसरे देशों में जाती हैं, लेकिन चाइना को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो दूसरे देशों में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी उससे उन देशों पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि जो दूसरे देशों के सॉवरन राइट्स हैं उनको चाइना बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। और एक हम हैं, हम ऊपर हैं, इंडिया, पाकिस्तान नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी हम कितना पानी देते हैं, 80% पाकिस्तान को देते हैं। तो जैसा मैंने बताया, एक 2011 की यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की रिपोर्ट है जो कहती है कि जो इंडस का जो एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है। क्योंकि अब आप देखिए, 1960 में हमने ये साइन की और 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर हमारा कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। तो इतने युद्ध और इनके बावजूद भी हम इस ट्रीटी पर टिके हुए हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि दूसरी तरफ से युद्ध हुआ है या दोनों देशों के बीच में हॉस्टाइल रिलेशन है तो इस ट्रीटी को कैंसिल कर देना चाहिए। इस ट्रीटी पर डटे रहे, यानी 3 वॉर के बावजूद, 3 युद्ध हो चुके हैं दोनों देशों में, उसके बावजूद हम इस ट्रीटी पर डटे रहे। दूसरा, हमारी जो उदारता है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका से 2 नदियाँ हैं जो मैक्सिको जाती हैं, एक का नाम है कोलोराडो और दूसरी का नाम है तिजुआना। अमेरिका ऊपर है, मैक्सिको नीचे की तरफ है, यानी अमेरिका से अपस्ट्रीम जाती है, मैक्सिको डाउनस्ट्रीम। अमेरिका मैक्सिको को सिर्फ दोनों नदियों का 10% पानी देता है, 90% पानी खुद रखता है। इसी तरह से और बहुत सारी नदियां हैं दुनिया में, जैसे इजराइल जॉर्डन के बीच में है, या साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के बीच में कोमाती रिवर को लेकर एग्रीमेंट है, लेबनान और सीरिया के बीच में ओरेंटस और एल कबीर नदी को लेकर एग्रीमेंट है। इन नदियों में कहीं पर भी इतनी उदारता नहीं दिखाई गई है जितनी भारत दिखाता है। जितना पानी यूएस मैक्सिको को देता है उसका 90 गुना पानी, 90 टाइम्स पानी भारत पाकिस्तान को देता है इंडस नदी का। और पाकिस्तान हमें बदले में क्या देता है, पाकिस्तान बदले में हमें टेररिज्म देता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। पाकिस्तान में जो आईएसआई है वो टेररिज्म को बढ़ावा देती है, भारत के खिलाफ इन टेररिस्ट को यूज़ करती है एज अ टूल। पाकिस्तान टेररिस्ट को ये कह के उनका बचाव करता है कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, वो हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे देश में उनकी बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल हैं, जैसे जमात उद दावा है, लश्कर ए तैयबा है, इनके खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता है। और पाकिस्तान चाइना को एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ जो चाइना की है उनको बढ़ावा देता है, जैसे आजकल सीपीईसी बन रहा है,
और CPEC के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इससे भारत को क्या नुकसान है ये सब आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइना $45 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार बनाने में नाभिकीय है, ऊर्जा निर्मित हथियार बनाने में मदद कर रहा है। तो इस सबसे भारत को बहुत नुकसान होता है अपने पश्चिमी छोर पर। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी से, और वो क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये भारत का अगर मैं मानचित्र देखूं तो जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, यानी सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम, झेलम और चेनाब, IJC, इंडस, झेलम एंड चेनाब, यानी कश्मीर किस पर निर्भर करता है? ऊपर की 3 नदियों पर, और ऊपर की 3 नदियों पर हम बांध बना नहीं सकते। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली उत्पादन कहाँ से होगा? तो जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा इसको लेके बहुत ज़्यादा निराश रहता है। एक अंदर ही अंदर एक वहाँ पे एक इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रोष है कि यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं जम्मू कश्मीर में बहुत कम है। इनफैक्ट हम जो रनिंग वाटर प्लांट भी बनाते हैं, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट हमने बनाया किशन गंगा नदी के ऊपर, वो भी पाकिस्तान उसमें भी अड़चन डालता है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर की जो बिजली उत्पादन, बिजली की जो पूर्ति है वो कैसे होगी? इस बात पर जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसने 2003 में रेजोल्यूशन भी पास किया था कि इंडस ट्रीटी को दोबारा से रिवाइज किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में ये रोष बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में भारत ने जितने भी हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी प्लांट बनाए हैं उनकी क्षमता बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 7,000 मेगावाट का बुंजी डैम बना दिया है, 4500 मेगावाट का भाषा डैम बना दिया है। तो हमारी जो क्षमता है ऊपर की 3 नदियों में, हमने कुछ भी उनसे काम नहीं लिया है, इसलिए जम्मू कश्मीर बिल्कुल तरस गया है। दूसरी बात, पाकिस्तान चाइना को इनवाइट करता है कि वो जो डैम बनाए आके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सिंधु नदी के ऊपर, इससे चाइना का जो फुटप्रिंट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बढ़ रहा है। और ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कितने ज़्यादा मानवाधिकार हैं, उनका हनन होता है, यानी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर किस तरह पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन करता है, ISI किस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन करता है और उन्हें भारत पर फिर हमला करने के लिए उकसाता है, सुसाइड बॉम्बिंग करवाता है। आज ही आप देखिए, आज ही उरी के अंदर अटैक हुआ जहाँ भारत के 17 जवान शहीद हुए। दूसरी बात, पाकिस्तान जो ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में जाके अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का दरवाजा खटखटाता है, जैसे ही भारत कुछ भी करने की कोशिश करता है, इससे भारत को आर्थिक हानि होती है। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट, उसमें कितने टाइम तक हम उस प्रोजेक्ट को बना नहीं पाए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बीच में हमें काम रोकना पड़ा, तो इससे भारत को बहुत हानि होती है। अब इसको कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से। जैसे फिलीपींस था, फिलीपींस ने साउथ चाइना सी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाग, नेदरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। और हाग रूलिंग क्या आई कि उसने कहा कि चाइना का कोई भी अधिकार नहीं है साउथ चाइना सी पे, सिर्फ नाम को लेके, नाम उसका साउथ चाइना सी है, इसको लेके सिर्फ उसके कोई हिस्टोरिकल इस पर अधिकार नहीं है। तो और चाइना ने इस हाग रूलिंग को मानने से मना कर दिया है। यानी कि जो ताकतवर देश हैं वो कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूलिंग को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत का हम देखते हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बे ऑफ बंगाल के आसपास 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको लेके विवाद था। तो अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम था, उसने कहा कि भारत को, कि बांग्लादेश का वो लैंड है, भारत ने आसानी से दे दिया। यानी कि जो रिलेटिवली कमज़ोर कंट्री हैं उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम्स की जो रूलिंग है वो माननी पड़ती है, लेकिन जो मजबूत कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो उसे कभी नहीं मानते। और भारत बांग्लादेश से मजबूत है, लेकिन फिर भी भारत ने आसानी से, बहुत ही उदारता दिखाकर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था बे ऑफ बंगाल में डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, वो बांग्लादेश को आसानी से दे दी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के साथ इंडस नदी का फ्लड डेटा भी शेयर करता है, जिससे पाकिस्तान को राहत मिले अगर कोई बाढ़ आ जाए तो। ये एक और उदारता भारत दिखाता है। भारत, मैंने बताया जैसा, तिब्बत का जो पानी है उस पर निर्भर करता है। हर साल 1911 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1/3 भारत की जो पूर्ति है वो तिब्बत से होती है। आने वाले टाइम में क्या होगा, तिब्बत पे चाइना डैम बनाए जा रहा है एक के बाद एक, तिब्बत का जो पानी है उसे रोके जा रहा है, भारत के पास पानी तिब्बत का कम आएगा, भारत में पानी की स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इसीलिए भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी को नकार दे तो इंडस का सारा पानी भारत अपने यहाँ रोक सकता है, या काफ़ी पानी भारत और ज़्यादा रोक सकता है, जिससे भारत की पूर्ति हो सके और भारत में कमी पानी की कम हो सके। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि जो वियना कन्वेंशन है उसका अगर हम आर्टिकल 62 देखें तो वो इस बात की इजाज़त देता है देशों को कि वो आपस में जो ट्रीटीज़ हैं उन्हें कैंसिल कर सकें, लेकिन उसके लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। और जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट को ट्रेन करता है, ये एक अच्छा रीज़न है।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस बात को कहता है कि दो देश आपस में ट्रीटी जो साइन की है उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर जो सर्कमस्टांसिस हैं दोनों देशों के बीच में उनमें फंडामेंटल चेंज हो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उनमें भी फंडामेंटल चेंज है। हमारी जो आपस में शत्रुता है वो भी समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और इसका कोई जो कश्मीर पे जो को लेके जो डिस्प्यूट है उसका भी कोई जो रेजोल्यूशन है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये भी एक सक्सेसफुल ग्राउंड हो सकता है जिस पे भारत आर्टिकल 62 लगा के वियना कन्वेंशन का इस ट्रीटी को रिजॉल्व कर सकता है, रिवोक कर सकता है। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बारे में जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी। आपको क्या लगता है, क्या इंडस वाटर ट्रीटी पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए? इस तरह के जब क्वेश्चन हैं इनमें कोई हाँ या ना नहीं होता, आप अपने सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है और मैं चाहूँगा आप अपने हिसाब से भी इस पर खुद पढ़ें और इस वीडियो पर अपनी राय दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।